नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता को बताएंगे उपलब्धियां। आतंकवाद से निपटने पर दिल्ली में आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। स्विट्जरलैंड के दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ की मुलाकात, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर हुई चर्चा। देश भर के उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों में ऑरेंज अलर्ट। और 700 मरीन और 4000 नेशनल गार्ड के साए में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप पर दायर किया मुकदमा। और न्यूज़ 18 में सबसे पहले खबरें नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने से जुड़ी हुई। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस पूरे कार्यकाल में सरकार ने किस तरह से अंत्योदय तक पहुंचने के लिए तमाम योजनाएं लागू की और कैसे सरकार ने हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया है, इस तरह की हर उपलब्धियों को बताने और सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी क्रम में आज एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य लोगों को बताना है कि कैसे सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ मोदी सरकार लगातार देश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जा रही है। इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और सामाजिक योजनाओं के दम पर आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और भारत को और मजबूत बनाने के लिए देशवासियों की एकजुटता पर खुशी जताई। पीएम ने एक संदेश में लिखा कि पिछले 11 वर्षों में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। ये देखकर खुशी होती है कि भारत के लोग देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे 11 वर्षों की उपलब्धियां लगातार केंद्र सरकार द्वारा बताई जा रही है, आगे किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं ताकि जो 11 साल का सफर रहा है, एक सफल सफर कहा जाए इसे, तो किस तरह से गांव-गांव तक या छोटे जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर इसे पहुंचाया जाएगा उपलब्धियों के साथ? संध्या, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अभियान की शुरुआत की। कल, आज और फिर कल ये देश भर में बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदर्शनी लगाई जा रही है बीजेपी के मुख्यालयों पर। कल दिल्ली में जो केंद्रीय मुख्यालय पर प्रदर्शनी थी, उसका उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया। इनमें उपलब्धियों को दर्शाया गया कि 11 वर्ष में क्या उपलब्धियां रही हैं। जनधन खाते खोले गए 55 करोड़ से ज़्यादा, आवास, पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा घर दिए गए, 50 करोड़ से ज़्यादा कर्ज दिए गए मुद्रा के तहत, 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाया गया, गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को सीधा पैसा मिल रहा है, कैसे योजनाओं का सीधा फायदा हो रहा है डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक, कैसे उज्ज्वला के जरिए 10 करोड़ 33 लाख उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त वितरित किए गए। आज
रसोई गैस कनेक्शन की संख्या 2014 के मुकाबले दोगुने से ज़्यादा है। जी। शौचालय 12 करोड़ से ज़्यादा बने स्वच्छता अभियान के तहत। पीने का स्वच्छ पानी पाइप के जरिए ये योजना आगे बढ़ रही है, पहले ये नाम मात्र के घरों में थी। इस तरह की तमाम जो उपलब्धियां हैं सुशासन की, गरीब कल्याण की, उससे जनता के बीच ले जाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, ये भी बताया जाएगा कि देखिए आज जो भारत की सड़कें हैं वो किस तरह से उनमें विस्तार हुआ है, नए नए हाईवे का निर्माण हुआ है, ऐसे क्षेत्रों तक बेहतर संपर्क हुआ है जो कनेक्टिविटी में पहले कटे हुए थे। गांव-गांव सड़कें बनी हैं, नए नए हाईवे तो बने ही हैं, रेल मार्गों का विस्तार हुआ है, नई नई ट्रेनें चली हैं। इसके साथ ही साथ उद्योग धंधों में PLI स्कीम के जरिए आत्मनिर्भर भारत पर आगे बढ़ा गया है। ये सब भी जानकारी दी जाएगी और कैसे श्रमिकों की चिंता की गई है, कैसे महिलाओं को विकास का भागीदार बनाया गया, उनको उनके नाम पे घर आवंटित किए गए हैं। PM आवास योजना के तहत महिलाओं की जो छुट्टी है कामकाजी महिलाओं की वो बढ़ाई गई है। तमाम अन्य सुविधाएं दी गई हैं। स्वयं सहायता समूह हो या लखपति दीदी योजना हो, उसके जरिए करोड़ों महिलाओं के जीवन को बेहतर किया जा रहा है। इन सब बातों को तो बताया ही जाएगा, लेकिन 2047 की क्या रूपरेखा है जी विकसित भारत की, उसमें जो लोगों की भागीदारी है उससे भी बताने की कोशिश की जाएगी। कल हमने देखा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बताया संध्या कि हम अब ऐसे देश के तौर पर जाने जाते हैं जो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है, और अगर कोई भी आतंक की घटना होती है तो हमने उसे एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया, यानी हम घर में घुस के मारेंगे आतंकियों को, उनके ठिकानों को। शैलेंद्र, तो ये दुनिया को संदेश भी हम दे रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो 11 सालों का सफर है ये तो लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि किस तरह से सफलता के साथ 11 साल का कार्यकाल रहा है, लगभग सभी क्षेत्रों को छुआ गया है और लोगों को विकसित भारत के लिए आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। ऐसे में क्या ये 11 साल का सफर आगे 2047 के विकसित राष्ट्र के जो संकल्प को लेकर के केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा? जी देखिए, 2014 के बाद 3 बड़े बदलाव दिखे हैं। पहला बड़ा बदलाव, राजनीतिक संस्कृति बदली है, कार्य संस्कृति बदली है। योजनाओं की घोषणा होती है, तय समय पर पूरी की जाती है, उससे पहले पूरी की जाती है, उससे पैसे की बचत होती है, स्पीड तेज होती है, ग्रोथ बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि अंत्योदय की अवधारणा को मजबूत किया गया, यानी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की गई है। आयुष्मान भारत हो, 50 करोड़ से ज़्यादा कार्ड, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना 70 साल से ऊपर के सभी को, या फिर गरीब कल्याण योजना, तो ये एक नींव सही की गई है। उसके बाद हाईवे निर्माण, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आत्मनिर्भर भारत के जरिए, मुद्रा के जरिए उद्यमी पैदा करना, स्टैंड अप के जरिए दलित और वंचित और महिलाओं के तबके से उद्यमी पैदा करना, तो ये सभी को भागीदार बनाकर आगे बढ़ने की कवायद है। वो संस्कृति मोदी सरकार ने एक तरह से पेश की है और उसका फायदा हमें मिला है कि कोई भी अभियान है, कोई भी सरकारी योजना, उसका हम अधिकतम फायदा देख रहे हैं। इस वक्त लोग उसका उठा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि विकसित भारत में एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व की जरूरत होती है, बोल्ड फैसले लेने वाले नेतृत्व की जरूरत होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने वो दिखाया है। वर्षों से ये मांग हो रही थी कि 3 तलाक पर रोक होनी चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से पुरानी सरकारें उस पर आगे नहीं बढ़ी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार उस पर आगे बढ़ी, 3 तलाक पर रोक लगाया गया। वो 3 तलाक जो मुस्लिम देशों में भी बैन है, लेकिन हिंदुस्तान में उसको बैन करने की कवायद पूर्व की सरकारों ने नहीं की थी, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। ये बीजेपी का आरोप है। अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था थी, हटाया जाएगा, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पुरानी सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मोदी सरकार ने उसका फैसला किया, उस पर आगे बढ़े। वक्फ संशोधन बिल 13 में जो बदलाव किए गए, जिसमें बीजेपी कहती है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत किए गए थे, उसके बाद बहुत विवाद सामने आए। अचानक वक्फ की जमीनों की संख्या बढ़ गई, विवाद बढ़ गए। अब वक्फ संशोधन बिल लाया गया है पारदर्शी व्यवस्था के लिए। तो ये बोल्ड फैसले हैं, ये ऐसे फैसले हैं जिससे हमने देखा है कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई है जो पूर्व की सरकारों ने नहीं दिखाई। तो ये एक बड़ा बदलाव आता है। अब आगे का 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो निश्चित तौर पर बड़े आर्थिक फैसले आगे जारी रहेंगे।
जीएसटी जैसे फैसले हो ही चुके हैं, उसके हम सकारात्मक नतीजे देख ही रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और इसीलिए हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब मंचों से सुनते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि जिन्हें कोई नहीं पूजता है, हमारी सरकार उन्हें पूजती है। और ये जो 11 वर्षों का सफर है वो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से विकसित भारत के संकल्प को लेकर के राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमें साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, she's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट से मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम का बेल्जियम ने स्वागत और समर्थन किया है। विदेश मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत सौरभ कुमार भी मौजूद रहे। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। अपनी इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत बेल्जियम संबंधों की निरंतर प्रगति और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम और इस दिशा में भारत के प्रयासों से भी उन्हें अवगत कराया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते से व्यापार और निवेश के लिए उभरने वाले अवसरों और साझेदारियों पर चर्चा की। मुलाकात में भारतीय व्यापारियों ने अपने अनुभव और विचार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से साझा किए। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में चल रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त परिचालन क्षमताओं और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। इस दौरान विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में गैर पारंपरिक अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही द्विपक्षीय अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी दिखाता है। आपको दिखाते हैं एक वीडियो।
और बात करते हैं मौसम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है, जिससे अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति पैदा होगी। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति बन रही है और रात के तापमान में भी वृद्धि को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में लू और गर्म रात दोनों की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। इस तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा पड़ सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 11 जून से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा, जब आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान में मामूली गिरावट के साथ 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि उमस बढ़ने से गर्मी की तीव्रता कम नहीं होगी। और वहीं हीटवेव की आशंका के मद्देनजर अपने बचाव के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा पड़ रहा है, तो आइए आपको बताते हैं कि इससे बचने के क्या कुछ उपाय हैं जो आपको अपनाने होंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, जरूरत हो तो ही बाहर निकलें। शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें, यानी कि यदि आप बाहर निकलते हैं तो शरीर को ढक कर रखें, ऐसी जगह जहां त्वचा आपकी झुलस सकती है। हल्के रंग और ढीले कपड़े पहनें ताकि आप धूप से, लू के थपेड़ों से बच सकें। सिर को टोपी या गमछे से ढकें। हीट वेव से बचने के उपाय आप लगातार अपनाएं। छाता और धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें, अपने सिर को ढक के रखें और ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, ये वो तमाम तरल पेय हैं जो आप पीते रहें और अपने पानी का पर्याप्त ख्याल रखें। पानी को बराबर मात्रा में आप लेते रहें। ठंडे पेय पदार्थों के साथ साथ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति इन तमाम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, लू के थपेड़े हैं, उससे बचने के लिए बच्चों को और उम्र दराज लोगों को ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है। वहीं शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना, ये हैं लू के लक्षण। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। त्वचा का लाल और सूखा होना, ये भी लू के लक्षण है। यदि आपको ऐसा नजर आता है परिवार में किसी में, तो आप डॉक्टर की सलाह लें। चक्कर आना, सिर दर्द होना या उल्टी होना, मन घबराना, ये तमाम वो लक्षण जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको लू लगी है या आप लू की चपेट में आ गए हैं। आपको अधिक थकान महसूस होना, पसीने का लगातार आना, ये तमाम लक्षण हैं लू के। यदि आपको पसीना नहीं आता है तो आप मान लीजिए कि आपको लू के लक्षण हैं। श्वास लेने में परेशानी या बेहोशी, और ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आप व्यक्ति को तुरंत छांव में ले जाएं, शरीर को गीले कपड़े से पोंछें। यदि देखते हैं आप अपने आसपास अपने परिजनों को, तो उनके लिए आपको क्या कुछ प्रबंध करने हैं वो आप देख लीजिए। ठंडा पानी दीजिए, तुरंत छांव में ले जाइए। हालत गंभीर हो तो तुरंत एम्बुलेंस या डॉक्टर से संपर्क करें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यदि आपको लगता है कि लू की चपेट में आप हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर का परामर्श लें। व्यक्ति को तुरंत छांव में ले जाएं, व्यक्ति को पानी पिलाएं, शरीर को गीले कपड़े से पोंछें
और ज़रूरत हो तो ही आप घरों से बाहर निकले। यदि लू के लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और फौरी तौर पर क्या कुछ एहतियात के तौर पर आप कर सकते हैं वो हम अभी आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे थे। और अब बात करते हैं असम की, क्योंकि पिछले कई दिनों से बाढ़ की त्रासदी झेल रहे असम को अब थोड़ी राहत मिली है। कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है। बाढ़ से प्रभावित लोगों का आंकड़ा घटकर 1.6 लाख के आसपास आ चुका है। बाढ़ का पानी कम होने से प्रभावित गांवों की संख्या घटकर करीब 389 रह गई है। प्रभावित जिलों की संख्या अब 9 है। 25 राजस्व क्षेत्र अब भी बाढ़ की चपेट में हालांकि हैं। प्रभावित जिलों में हैलाकांडी, नागांव, त्रिभूमि, कामरूप, कछार, गोलाघाट, मोरीगांव, लखीमपुर शामिल हैं। 3500 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र भी प्रभावित है। श्रीभूमि अब भी सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 1.2 लाख लोग प्रभावित हैं। श्रीभूमि में एक और मौत के बाद अब तक मृतकों की संख्या 21 हो गई है। श्रीभूमि के बाद हैलाकांडी में 33,000 लोग प्रभावित हैं। कुल 91 राहत शिविर केंद्र स्थापित किए गए हैं। 6300 से अधिक बाढ़ पीड़ित अब 43 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। 1.1 लाख से ज्यादा जानवर बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 8 मेडिकल टीमें तैनात की गईं। एसडीआरएफ की टीमों ने राज्य में तैनात 3 नाव के जरिए 72 से अधिक लोगों को बचाया। और मौसम की बात की जाए तो असम के कई स्थानों पर तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस को सोनम रघुवंशी की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। सोनम रघुवंशी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। गाजीपुर से बक्सर के रास्ते पटना पहुंची सोनम को फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। सोनम से फुलवारी शरीफ थाने में पूछताछ की गई। एएसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद आगे की प्रक्रिया के तहत सोनम को थाने से बाहर भेजा जाएगा। 4 से 5 अधिकारी उसे लेकर थाने पहुंचे। साथ में एक महिला कांस्टेबल भी है। थाना परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इससे पहले सोनम को यूपी के गाजीपुर की कोर्ट में देर शाम पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 3 दिन की रिमांड पर सौंपा है। इस मर्डर केस में कल हत्या के आरोप में 3 संदिग्धों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन्हें भी कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। चौथा आरोपी आनंद कुर्मी बीना से पकड़ा गया था और इन सबको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर चारों आरोपियों को फ्लाइट से शिलांग लेकर ले जाएगा। उसके बाद पुलिस सोनम और अन्य 3 आरोपियों को लेकर शिलांग रवाना होगी, जहां इस हत्याकांड का सारा सच सामने आएगा। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही पति राजा की हत्या की साजिश रची और इसमें सोनम का साथ उसके बॉयफ्रेंड राज और 2 अन्य ने दिया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में योग उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने आज सुबह 6:30 बजे योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने विधायकों और विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा में 21 जून को भव्य योग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। वहीं राज्य के सभी जिलों में भी योग उत्सव का आयोजन होगा। योग उत्सव को सफल बनाने के लिए विभिन्न जिलों में विधायकों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसी को लेकर आज विधायकों को योग अभ्यास करवाया गया।
रुक करते हैं अन्य खबरों का। अमेरिकी सेना स्थायी रूप से लॉस एंजलिस में लगभग 700 मरीन तैनात करेगी। राष्ट्रीय गार्ड के और सैनिकों के आने तक ये नियुक्ति की जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने कहा है कि उन्हें ये जानकारी दी गई कि ट्रंप 2000 सैनिक और तैनात करेंगे। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को गैर कानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया है। गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने कहा कि ट्रंप ने स्थिति को भड़काया और गैर कानूनी ढंग से नेशनल गार्ड को कैलिफोर्निया में तैनात किया। हमने उन पर मुकदमा दायर किया है। ये कदम शुक्रवार से शुरू हुए ट्रंप की आप्रवासन नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चौथे दिन उठाया गया, जो अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के छापों के बाद शुरू हुए थे। ट्रंप ने स्थिति को और तनावपूर्ण करते हुए न्यूसॉम की गिरफ्तारी की सलाह दे डाली। कैंप डेविड ने लौटते समय उन्होंने कहा कि अगर वो टॉम होमन होते तो न्यूसॉम को गिरफ्तार कर लेते। वहीं इसके जवाब में न्यूसॉम ने गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी। लॉस एंजलिस में आईसीई के छापों के बाद प्रदर्शन तेज हो गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी का अंतर्राष्ट्रीय करियर विशिष्ट उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। वे एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों व्हाइट बॉल टूर्नामेंट, वनडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं। वहीं उनकी कप्तानी में हो रही भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचा था। धोनी ने तीनों फॉर्मेट में 15,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।